guys, welcome back to Be the Topper and this is class 12th MCQ CBC सैम्पल पेपर MCQ वीडियो। इससे पहले एक और वीडियो डाला था और क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है उसके चक्कर में मुझे बार बार कोल्ड हो जाता है तो मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वीडियोस बना नहीं पा रही हूँ। बट आपका जब भी एग्ज़ाम है तो वो डेट ना अपना कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए, उसके बाद से मैं वीडियोज़ बना दूँगी कुछ आपके लिए। और आज ये जो वीडियो है हमारा, इससे पहले के कुछ क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और कुछ अभी डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक एक केस स्टडी वाला पार्ट और रहता है इसका, तो मैं उसको अगली वीडियो में लेकर आ जाऊंगी। अभी हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और पिछले भी जो भी पुराने वीडियोस हैं, जो क्योंकि 7-8 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं MCQ तो, और अभी आपने नहीं देखे हैं तो उसको एक बार चेकआउट कर लेना, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और आज का ये जो वीडियो है उसमें क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन के हिसाब से 13th क्वेश्चन है आपका CBSE सैम्पल पेपर के हिसाब से, बट क्योंकि जो मेरा सीरीज चल रहा है उसमें ये 82nd क्वेश्चन है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉरेन एंटिटीज हु अलाउड टेकिंग ट्रेडिंग मेंबरशिप इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब आपको बताना है कि भाई आपको 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्योंकि एक क्वेश्चन में नॉट ट्रू है और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। फॉरेन एंटिटी वाला पार्ट ज़्यादातर बच्चों को आता है, इजी है, तो लगेगा कि बस जल्दी जल्दी हम तो लगा देते हैं कोई भी आंसर। बट नॉट ट्रू जो चीज़ है इसको इम्पोर्टेंट है ध्यान से पढ़ना। इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, बाकी सब बेकार है। अब आपको पढ़ना है कि फॉरेन एंटिटी के बारे में इनमें से कौन सी चीज़ सही नहीं है। तो ऑप्शंस को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। द प्रमोटिंग फॉरेन एंटिटी और इट्स सब्सिडरी शुड बी ईदर अ बैंक और इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक और सच अदर एप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री। किसी भी फॉरेन एंटिटी की अगर हम बात करें तो कोई भी प्रमोटिंग फॉरेन एंटिटी या फिर जो उसकी सब्सिडरी है वो कोई बैंक होना चाहिए या फिर इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और उसको सेंट्रल बैंक उस कंट्री का रेगुलेट करता होना चाहिए। तो ये बात हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ी है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। द रेलेवेंट अथॉरिटी ऑफ सच कंट्री शुड बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। ये वाली बात भी सही है कि जिस कंट्री की फॉरेन एंटिटी की बात चल रही है वो जो रेलेवेंट अथॉरिटी है, जो भी बात कर रही है, अपनी सब्सिडरी है या फॉरेन एंटिटी है, प्रमोटिंग फॉरेन एंटिटी है, तो वो जिस भी कंट्री से बिलोंग करती है वो कंट्री इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन का मेंबर होनी चाहिए। तो ये वाली बात भी सही है, ये भी हमने पढ़ रखा है। आगे देखते हैं, इसके कुछ ऑप्शंस और बचे हैं। द प्रमोटिंग फॉरेन एंटिटी इज वन हुज डोमेस्टिक आर्म और सब्सिडरी इज रजिस्टर्ड विद सेबी। जो प्रमोटिंग फॉरेन एंटिटी है उसकी जो डोमेस्टिक आर्म होती है, सब्सिडरी होती है, आप उसको कह सकते हो, वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली बात भी सही है। आगे आते हैं, द नेट वर्थ ऑफ द एंटिटी हैविंग कंट्रोलिंग स्टेक इन द एप्लीकेंट कंपनी और द प्रमोटिंग फॉरेन एंटिटी वेरीज कंट्री टू कंट्री। अब ये कह रहा है कि जो भी नेटवर्थ होगी एंटिटी की, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, बट ऐसा नहीं है। हमारे पास एक फिक्स्ड नेटवर्थ हम लोगों को बता रखी है कि इतनी नेटवर्थ होनी ही चाहिए और वो नेटवर्थ आपको कमेंट्स में बतानी है कि वो कितनी नेटवर्थ है जो कि किसी फॉरेन एंटिटी की होनी चाहिए जिसका कंट्रोलिंग स्टेक होता है। ये क्वेश्चन है आपके लिए कमेंट्स में, ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फोर्थ, ठीक है। फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो एक वर्ड आता है ना वेरीज, ये वेरी नहीं है, ये एक पर्टिकुलर लिमिट है कि इतना होना चाहिए कंट्रोलिंग स्टेक, इतना पैसा होना चाहिए तो नेटवर्थ पे, बट यहाँ पे वेरीज लिखा है तो ये गलत हो गया और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फोर्थ। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Is there any lock-in period of deposits of the trading member applicable in case of surrender of trading membership? अगर कोई भी ट्रेडिंग मेंबरशिप अपनी मेंबरशिप को सरेंडर करता है तो उसके जो डिपॉजिट्स होते हैं, क्या उसके लिए कोई लॉक इन पीरियड होता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नो। इफ़ द मेंबर सेबी रजिस्टर्ड बट नॉट इनेबल्ड, तो उसका कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 84th, which of the following the trading member is not deemed guilty of misconduct? अब आपके
बुक में बहुत सी चीज़ें बता रखी हैं, मिसकंडक्ट, अनबिजनेस लाइक, अनप्रोफेशनल लाइक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है क्योंकि ये ही चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इनको एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि कोई पॉइंट दे देगा, उसके बाद आपसे पूछेगा कि बताओ भाई ये मिसकंडक्ट में आ रहा है, अनबिजनेस लाइक कंडक्ट में आ रहा है, फिर अनप्रोफेशनल लाइक कंडक्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या पूछा है इसको देख लेते हैं एक बार, कि कह रहा है कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मिसकंडक्ट नहीं है। तो इम्प्रॉपर कंडक्ट तो भाई देखते ही पता चल गया कि ये मिसकंडक्ट है, ठीक है। फेलियर टू सबमिट और अबाइड बाय आर्बिट्रेशन, आप अगर आर्बिट्रेशन जो रूल्स रेगुलेशन है उसको नहीं मानोगे तो ये भी मिसकंडक्ट है। फेलियर टू कैरी आउट ट्रांजैक्शन विद कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की वीडियो में भी बताया, क्लाइंट्स होता है। तो अगर कोई ट्रेडिंग मेंबर अपने क्लाइंट्स के साथ बिजनेस कैरी आउट नहीं कर पा रहा है तो ये मिसकंडक्ट नहीं है, ये अनबिजनेस लाइक कंडक्ट है क्योंकि जो बिजनेस करना था वो नहीं किया। और फेलियर टू सबमिट ऑडिटेड अकाउंट, आपने अगर ऑडिटेड अकाउंट सबमिट नहीं किए तो ये मिसकंडक्ट है और ये मिसकंडक्ट के अंदर आता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेना। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 3rd, फेलियर टू कैरी आउट ट्रांजेक्शन्स विद कॉन्स्टिट्यूएंट्स। Next question, 85th. Which of the following conditions the relevant authority may require a trading member to suspend its business in part or in whole? अगर कोई भी relevant authority किसी trading member का जो बिजनेस है उसको सस्पेंड करना चाहती है तो इनमें से कौन सी कंडीशन हमें दिखाई देनी चाहिए कि भाई हम उसको सस्पेंड कर दें। 4 ऑप्शन है, अनसेटिस्फैक्ट्री फाइनेंशियल कंडीशन, सेटिस्फैक्ट्री फाइनेंशियल कंडीशन, अनसेटिस्फैक्ट्री सोशल कंडीशन या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री मार्केट कंडीशन। तो यहाँ पर आपको देखना है कि भाई कौन सा आंसर सही है। तो देखते ही पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1 है, अनसेटिस्फैक्ट्री फाइनेंशियल कंडीशन। अगर आपकी या फिर ट्रेडिंग मेंबर की फाइनेंशियल कंडीशन अनसेटिस्फैक्ट्री है तो आप बिजनेस कैसे कर पाओगे, तो इसलिए जो आपका बिजनेस है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ऑथराइज्ड पर्सन। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी बात ऑथराइज्ड पर्सन के लिए एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो नहीं, ये करेक्ट नहीं है। ऑथराइज्ड पर्सन मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता है। मेंबर ऑफ रेगुलेटरी नहीं। इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट, ऑथराइज्ड पर्सन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट नोट सिर्फ आपका स्टॉक ब्रोकर ही इशू कर सकता है। तो आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। कुछ ना एलिमिनेशन भी लगाना सीखो, मतलब अगर आपको 2-3 ऑप्शन पता है, 4 ऑप्शन तो गिवन होते हैं, अगर आपको 2 भी पता है ना कि ये नहीं हो सकता है तो आप जो 2 बचे हैं उसमें से कोशिश करो कि आपको सही आंसर मिल जाए। और यहाँ पे मुझे आपको एक और बात बतानी है, पता नहीं मैं पिछली वीडियो में बताई है कि नहीं, क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ट्राई करना कि उसका आंसर दे दो। मतलब पहले जो भी आ रहे होंगे उसका आंसर देना, फिर जो नहीं आ रहे होंगे, जो छूट रहे होंगे उनको भी कोशिश करना कि दे दो, छोड़ के मत आना कुछ भी, अदरवाइज नंबर बहुत कम आएंगे। अगर आप पूरे फुल मार्क्स का पेपर ही अटेम्प्ट नहीं करोगे तो पूरे नंबर लाना तो बहुत डिफिकल्ट वाली बात होगी ना। तो इसलिए आपको फुल मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज एज एन एजेंट ऑफ द स्टॉक ब्रोकर। जो ऑथराइज पर्सन होता है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का एक्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, और स्टॉक ब्रोकर का एक एजेंट की तरह काम करता है। और आपने अगर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस देखी हैं तो ऑथराइज पर्सन का जो कॉन्सेप्ट है आपने वहां पर पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 87, विच प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर फ्रॉम वेयर the trading member able to seek information such as investors risk profile and financial profile। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो ट्रेडिंग मेंबर को रिक्वायर होता है किसी भी इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल का पता लगाने के लिए। क्या करना पड़ता है आपको ये बताना है। तो यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट, ये क्या है, ये तो मैंने पढ़ा नहीं है। यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट, यूनिक क्लाइंट कोड के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, इससे याद आ गया तो यहाँ पे बता देती हूँ। सेकेंड, नो योर क्लाइंट KYC रिक्वायरमेंट। तीसरा, मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट अग्रीमेंट। चौथा, यूनिक क्लाइंट कोड। तो इसके बारे में आप पढ़ लेना थोड़ा सा इन्फो। मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट होता है जो स्टॉक ब्रोकर और क्लाइंट के बीच में होता है। यूनिफॉर्म रिक्वायर्ड मैंने ऑलरेडी बता दिया गलत है। तो आंसर बचा क्या है,
नो योर क्लाइंट। KYC नॉर्म्स होते हैं, KYC जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जब कोई भी स्टॉक ब्रोकर अपने इन्वेस्टर की वो भरवाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा कितना रिस्क बेयर कर सकता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 88 क्वेश्चन, हाउ ट्रेडिंग सिस्टम डज ऑपरेट इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, स्ट्रिक्ट टाइम प्रायोरिटी ओनली, स्ट्रिक्ट प्राइस प्रायोरिटी ओनली, स्ट्रिक्ट प्राइस टाइम प्रायोरिटी, या फिर स्ट्रिक्ट क्वांटिटी प्रायोरिटी ओनली। तो अगर आपने बुक को थोड़ा सा भी खोला होगा ना तो आप इमीडिएटली इसका आंसर बता दोगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है स्ट्रिक्ट प्राइस टाइम प्रायोरिटी। और ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो एक्सप्लेनेशन की वीडियोस एक बार चेकआउट कर लो, क्योंकि वहाँ पे लाइन टू लाइन मैंने पढ़ाया है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको चीज़ें आप समझ भी लोगे और ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। Question number 89, how the trading system does provide tremendous flexibility to the users in terms of kinds of orders that can be placed on the system। Trading system किस तरीके से अपने यूजर्स को एक tremendous flexibility provide करता है in terms of kinds of orders, अलग अलग orders। तो आपको जहाँ पर भी orders दिखाई दे आप वहीं इसका आंसर लगा सकते हो। तो IOC, इमीडिएट और कैंसिल, डे ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर। दूसरा ट्रेड कैंसिलेशन, ट्रेड मॉडिफिकेशन, ट्रेड रीजनरेट। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं ये टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स तो दिख ही नहीं रहे ना, तो आंसर यही होगा। कॉमन सेंस भी लगानी है MCQ का आंसर लगाने में। जब भी हमारे पास MCQ होते हैं उसका आंसर लगाना होता है तो एक कॉमन सेंस भी लगा लो, जहाँ पे अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है तो ऑर्डर्स दिख रहा है तो उसका आंसर वही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, Which order book is visible to all market participants। कौन सी ऑर्डर बुक सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को दिखती है। क्लोज्ड बुक, क्लोज्ड बुक से तो ऐसे ही पता चल रहा है कि भाई ये तो किसी को दिख ही नहीं सकती है। ओपन एंडेड बुक, क्लोज्ड एंडेड बुक, या फिर ओपन बुक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओपन बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which market segment regular lot order size is considered one only। कौन से मार्केट सेगमेंट में रेगुलर लॉट ऑर्डर साइज को सिर्फ एक काउंट किया जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ऑड लॉट मार्केट में, करेंसी डेरिवेटिव मार्केट में, कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में, या फिर नॉर्मल मार्केट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नॉर्मल मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सा मार्केट फेज ऐसा है जिसमें ट्रेडिंग मेंबर अपनी एक्टिविटी ऑफ सेटअप ऑफ मार्केट वॉच करता है, मतलब अपनी मार्केट वॉच को सेटअप करता है। तो आपको इसका आंसर बताना है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओपनिंग। तो ओपनिंग मार्केट फेज ऐसा टाइम होता है जहाँ पे ट्रेडिंग मेंबर अपनी मार्केट वॉच को सेट कर रहा होता है। मार्केट वॉच को सेट करने का मतलब है बेसिकली कि आज के ट्रेडिंग टाइम में, ट्रेडिंग डे जो चलेगा आज, आप किन किन सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करना पसंद करोगे। तो अपनी स्क्रीन पर आप उन सिक्योरिटीज को सेटअप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कितने टाइम के बाद, जैसे कि एक यूजर है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक इनएक्टिव रहता है तो एक टेम्पररी साइन ऑफ सिस्टम में आपके हो जाएगा। तो आपको वो टाइम बताना है कि आफ्टर 15 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स, या फिर फॉर अ पीरियड ऑफ 15 मिनट्स इट नेवर गो इनएक्टिव। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि भाई कितने टाइम तक अगर यूजर इनएक्टिव रहता है तो जो मार्केट जो टेम्पररी साइन ऑफ है वो अपने आप हो जाएगा। तो अगर आपने टेम्पररी साइन ऑफ वाला पढ़ा है तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर है आफ्टर 5 मिनट्स। अब मैं बार बार आपसे ये बोल रही हूँ कि अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो इस चीज़ से आप ये समझ सकते हो कि आपको बुक पढ़नी है। बुक पढ़ने के बिना अगर MCQ की वीडियोस देखते रहोगे आपको लगेगा कि यही आएंगी जो दीदी बता रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी बुक को पढ़ के कुछ MCQ यहाँ से निकाल रही हूँ। आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं, बट बुक को पढ़ना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बुक को पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछो कॉमेंट्स में, इंस्टा पे, या फिर वीडियोज़ देखो, कुछ भी करो पर पढ़ो अच्छे से।